नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं मेघा कौशिक। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की थी, उसके बाद से भ्रष्टाचारियों और टेरर फंडिंग करने वालों की नींद उड़ गई थी। यह घोषणा थी नोटबंदी की। नोटबंदी के बाद से विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। किसी ने फैसले को गलत बताया तो किसी ने नोटबंदी करने के तरीके को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के खिलाफ कई याचिकाएं लगाई गई और अब इस नोटबंदी के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट विपक्ष को तगड़ा झटका दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नए साल के दूसरे दिन केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस फैसले को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस नोटबंदी में ना तो किसी प्रकार की कोई कमी थी, ना ही प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी मिली है। बस अब क्या इस पर सियासत होना बाकी है? आज बहस इसी मुद्दे पर। नोटबंदी के परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पीएफआई के खातों को बंद करना, बिकॉज टेरर फंडिंग इज इंटेग्रल टू टेररिज्म। हमारी आपत्ति परिणाम पर थी कि नोटबंदी से हुआ क्या, इस देश को क्या हासिल हुआ। टेररिज्म की रीढ़ को तोड़ने में नोटबंदी ने बहुत बड़ा काम किया। तो टेररिज्म की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में काम किया है नोटबंदी में। और ना सिर्फ ये, काले धन के लिए ये किया गया और बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा गया, केंद्र की तरफ से ये कहा गया। और हमारे साथ अब स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं। आरसी चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, राखी राठौर बीजेपी प्रवक्ता, किशोर टांक अध्यक्ष दुकानदार संघ और प्रोफेसर गोपाल सिंह नरूका अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव व्यू के साथ। सबसे पहले आरसी चौधरी जी, आपका ही रुख करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है नीति और नियत तो सही थी। मेगा, मैं कहना चाहूंगा 8 नवंबर 2016 का वो दिन याद है जब इस फेस्ट इंडिया पे मैं डिबेट के लिए आया था और संयोग से आज मैं पुणे यहाँ पे हूँ। देश के प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करने के लिए आए थे तब उन्होंने कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी, लेकिन 8:15 और 12 सेकंड पे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के बाद में ये जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता के सामने इन नोटबंदी को लेकर 4 लक्ष्य रखे थे। उन्होंने कहा था इस देश की नोटबंदी से देश के अंदर जो काला धन जो देश से बाहर है वो देश के अंदर आ जाएगा। उन्होंने कहा था नोटबंदी के बाद में जाली मुद्रा चलन से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा था देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद पे अंकुश लगेगा। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, देश की 140 करोड़ आबादी ने देश के प्रधानमंत्री के इन उद्देश्यों को लेकर, लक्ष्यों को लेकर देश के प्रधानमंत्री के साथ में खड़े नजर आए थे। 50 दिन का देश के प्रधानमंत्री ने समय मांगा था। आज पूरे देश की 140 करोड़ की आबादी देश के प्रधानमंत्री से इन 4 लक्ष्यों को लेकर पूछ रही है क्या देश के अंदर काला धन आया। देश की जनता पूछ रही है जो नोटबंदी के कारण 120 लोग लाइनों में खड़े होकर आपके इस फैसले के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी, उनका जिम्मेदार कौन है। आज भी देश के 140 करोड़ जनता पूछ रही है जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग थे वो आपके इस निर्णय से तबाह हो गए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज भी देश पूछ रहा है आपने 500 और 1000 का नोट बंद करके 500 और 2000 का नोट लेके आए। काले बाजारी आतंकवाद पर तो राखी जी जवाब देंगी, लेकिन जो प्रक्रिया थी उसको तो सही बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब किस बात का सवाल रह जाता है? आप बिल्कुल मुद्दे पे आ गए हैं। अब मेगा बात कीजिए कि जो प्रक्रिया अडॉप्ट की गई थी उस प्रक्रिया पे लेके देश की संवैधानिक पीठ ने क्या निर्णय दिया। देश की संवैधानिक पीठ के अंदर 5 जज थे जो उसको हेड कर रहे थे। वो 4 दिसंबर 2023 को परसों सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनमें से एक जज ने कहा कि आरबीआई ने जो अपनी वर्डिक्ट दी है, जो हल्फनामा दिया है, उसमें बार बार आरबीआई ने इस बात का जिक्र किया है कि जैसा केंद्र सरकार ने चाहा उसको लेके उन्होंने कहा कि लगता है कि आरबीआई फ्रीडम जो अपनी निष्पक्षता के आधार पे काम नहीं कर पाई। ये वर्डिक्ट इसी सर, लेकिन याचिका में तो ये कहा था ना कि आरबीआई से डिस्कशन ही नहीं किया गया, उसको भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय जो दिया 4-1 के बहुमत से निर्णय दिया। 4-1 के जो निर्णय दिया उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम इस पे निर्णय नहीं देंगे तो ये एकेडमिक बहस का मुद्दा बन के रह जाएगा। आज इस फैसले को पलटा नहीं जा सकता। जो आरबीआई एक्ट 1934 उसकी धारा 26(2) है जिसके तहत नोटों को चलन से बाहर किया जा सकता है और ये सुझाव आरबीआई देती है। लेकिन यहां पे केंद्र की सरकार ने
आरबीआई को कहा और आरबीआई के बोर्ड में, केंद्रीय बैंक के बोर्ड में यह निर्णय लिया गया। इसलिए यह फैसला केंद्र की सरकार का था, ना कि आरबीआई के बोर्ड का था। प्रक्रिया सही हो सकती है, लेकिन देश के लोगों ने जो अमानवीय यातनाएं झेली है, देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से जो 4 वादे किए थे, जो 50 दिन मांगे थे, आज भी देश की 140 करोड़ आबादी उन निर्णयों पे देश के प्रधानमंत्री से जवाब चाहती है। देखिए, मुझे लगता है कि लगातार कांग्रेस पार्टी चाहे कभी भी कोई सा भी केस ले लीजिए, हमेशा आप सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। और मेगा, जितना डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में भी होगा, और किसी एजेंसी पे तो विश्वास कीजिए। मुझे लगता है मेगा, इस बारे में कई बार डिस्कशन हो चुके हैं, और मैं स्वागत करना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने सरकार की नीति और नीयत के लिए कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण के लिए जिस टारगेट के साथ में ये किया गया था वो अच्छा था, और साथ ही देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस के लिए मुझे लगता है कि सरकार जो है उसने पूरा प्रोसेस फॉलो किया था, और जो भी काम करना था उस समय सरकार ने पूरा कंप्लीट किया ही था। मेगा, ये बताइए, इनको किस डिसीजन में प्रॉब्लम नहीं होती है? अगर धारा 370 हटती है तो इनको प्रॉब्लम होती है, अगर हम अपनी वैक्सीन बना लेते हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है, अगर हम लोग यहाँ से जो डिफेंस के जो एक्सपोर्टर्स हम लोग बन चुके हैं, पहले हम इंपोर्ट किया करते थे, तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर जगह कांग्रेस पार्टी को तो प्रॉब्लम होनी है, लेकिन जनता ने ये समझ लिया है कि जिस स्थिति में जवाब मांग रहे थे जी आरसी चौधरी जो है वो काले धन पर जवाब मांग रहे थे। कितना काला धन आया, कितना आतंकवाद पर आपने रोक लगा दी? बिल्कुल, आतंकवाद पे मैं बहुत अच्छे से जवाब देना चाहूंगी कि धारा 370 हटने के बाद में, और ये टेरर फंडिंग का जो एक मुख्य मुद्दा था, उसके बाद बताइए आप पिछले 8 सालों के अंदर आतंकवाद की घटनाओं में कमी निश्चित तौर पर आई है। और आप चाहे 140 करोड़ जनता को शामिल मत किया कीजिए आरती चौधरी जी, 140 करोड़ जनता ने 2019 के इलेक्शंस के अंदर आपको बता चुके, आप बार-बार, चाहे यूपी इलेक्शंस हो, चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हो, आप जनता के बीच में इन बातों को लेके गए थे, और जनता को मालूम था कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है। वो चाहते हैं ये बात कि हमारे देश के अंदर टेरर फंडिंग जो है उसका बंद खात्मा हो, और इसीलिए उन जनता ने स्टैंपिंग दी। और मुझे लगता है उससे बड़ा स्टैंपिंग, उससे बड़ा प्रूफ मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर कुछ होता नहीं है मेघा। और इसीलिए आरसी जी, बिल्कुल ये सही बात है, 2019 का चुनाव था, और अगर नोटबंदी लोगों को परेशान कर रही थी या नहीं पसंद आई थी, जो कि आप कह रहे हैं, तो ऐसे में फिर जनता वोट नहीं देती ना, नाराजगी नजर आती। मेगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के इस वक्तव्य पे और वाकपटुता और चातुर्य पे देख के आश्चर्यचकित हूं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और देश की 140 करोड़ जनता को आइसोलेट करने का सोचती है। किस प्रकार से विपक्ष विहीन जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है, उसके बिना आधार के चर्चा करना चाहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं और उनके तमाम केंद्रीय नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, कभी जब इसकी वर्षगांठ आती है तब वो मनाते क्यों नहीं जनता के सामने उन 4 मुद्दों की चर्चा करते? उन्होंने कहा 219 के चुनाव की 2019 में लोकसभा के चुनाव की जीत इस फैसले पे मोहर है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारा पुलवामा में आतंकी घटने के अंदर 40 सैनिकों ने शहादत दी थी, और उन सैनिकों की शहादत को आपने भारतीय जनता पार्टी के झंडे पे लेके चुनाव के बीच में गए थे, देश की शहादत के पीछे छुप के चुनाव में गए थे, और आज उस फैसले को आप न्यायसंगत और तार्किक ठहरा रहे। ये देश की जनता देख रही है। 2019 का चुनाव के अंदर देश के प्रधानमंत्री का एक वो वक्तव्य दिखा दीजिए जिसमें नोटबंदी पे चर्चा की हो, नोटबंदी पे उन्होंने अपील की हो। राखी जी, आपके पास लौटेंगे, एक सेकंड। प्रोफेसर गोपाल नरूका जी हमारे साथ जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं। गोपाल जी, अर्थशास्त्री आप हैं, अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें 2016 से 2023 आ गई, किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को नोटबंदी के बाद कैसे देखते हैं? देखिए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है उसके कई सारे पहलू हैं जी। आर्थिक पहलू भी है, सामाजिक पहलू भी है, कानूनी पहलू भी हैं। जहाँ तक कानूनी पहलू का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि भारत सरकार का जो नोटबंदी का निर्णय था वो प्रक्रिया की दृष्टि से और कानून की दृष्टि से न्याय संगत था, क्योंकि देश की बैंकिंग व्यवस्था 2 कानून के द्वारा संचालित होती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934। और आरबीआई एक्ट जो 2 बातें डिस्प्यूटेड थी उसके बारे में हमें समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये बात थी, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने भारत सरकार को ये सिफारिश की थी कि नोटबंदी की जाए या नहीं की जाए। और दूसरी बात यहाँ ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) के अंतर्गत ये व्यवस्था, जैसा कि आरोप लगाया गया था कि उसमें केवल है ना जो नोट खराब हैं या जिनसे आपको लगता है कि संदेहास्पद है, केवल उन्हीं को हम लोग है ना निरस्त कर सकते हैं या उसे विड्रॉ कर सकते हैं,
जिसे तकनीकी दृष्टि से डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है। तो उस दृष्टि से भी जो न्यायालय का निर्णय आया है उसमें ये दोनों बातें न्याय संगत बताई गई हैं। लेकिन जहाँ तक व्यावहारिक पक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस समय नोटबंदी हुई उसके 2 साल तक अर्थव्यवस्था को उसका थोड़ा नुकसान हुआ। और मैं जहाँ तक काले धन की बात आती है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार का जो लक्ष्य था 3 से लेकर 4 लाख करोड़ रुपए तक का काला धन आने का अनुमान था, उसमें से 1.3 लाख करोड़ रुपए ही काला धन आया। इसका मतलब ये है कि लगभग 30% काला धन वापस हुआ, 70% काला धन वापस नहीं हुआ जी। जहाँ तक सवाल ये उठता है कि हमारे पास है ना, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट परिवर्तन के लिए कहा तो उस समय हमारे पास 98% करेंसी वापस आ गई, केवल 2% करेंसी वापस नहीं आई। तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं कि या तो अर्थव्यवस्था में काला धन नहीं था या फिर काला धन गायब हो गया। वो गायब कैसे हो गया कि नोटबंदी के द्वारा जो नोटों को परिवर्तित किया जाता था उसमें शायद बैंकिंग व्यवस्था असफल रही, वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई होगी, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि सारा की सारा काला धन, जैसा कि भारत सरकार मानती थी या अर्थशास्त्री कुछ एक सीमा तक मानते थे, वो वापस आ गया। तो ये इस दृष्टि से देखा जाए तो हमें आंशिक सफलता मिली है। जहाँ तक कैशलेस इकोनॉमी का सवाल है, उस दृष्टि से हमें काफ़ी सफलता मिली है। हालांकि शुरू के वर्षों में इसमें संदेह था, लेकिन धीरे धीरे करके डिजिटल इकोनॉमी की हम तेज़ी से बढ़े हैं, वो एक उद्देश्य हमारा काफ़ी हद तक प्राप्त हुआ है। लेकिन जहाँ तक बाकी के अन्य उद्देश्य रहे, वो सब उद्देश्य पवित्र तो थे, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से है ना, इस नोटबंदी से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफ़ी हद तक असफल रहे। ठीक है, और अब किशोर जी आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से छोटे उद्योगों के लिए कहा गया कि उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई, अब किस तरह की दिक्कतें नज़र आती हैं, क्या अब उससे उबर पाया है? ऐसा साहब, नोटबंदी का असली कारण तो ना बीजेपी ने आपको बताया है, ना कांग्रेस ने बताया है, ना सपा बताती है, ना बसपा बताती है, ना जपा, ये राजनीतिक पार्टियां कोई बताते हैं असली कारण क्या है। हम व्यापारियों से पूछ लो, हम जानते हैं, छोटे व्यापारी, लेकिन ये नहीं है, हम जनता के बिल्कुल टच में रहते हैं। आप ये देखिए, इन्होंने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की जी। वो समय कौन सा था और महीना कौन सा था, और उसके सिर्फ 56 दिन बाद में चुनाव आयोग ने, आप ये देखिए, 4 जनवरी को यूपी में चुनाव होने की घोषणा कर दी। इसका कहीं ना कहीं लिंक इससे जरूर है कि जो काला धन ये इस राजनीति पार्टियां अपने चुनाव के अंदर यूज करती है, बीजेपी का कहीं ना कहीं ये जरूर निशाना रहा होगा कि यूपी में काले धन का प्रयोग ना हो, या जिन पार्टियों के पास में, जैसे लोग कहते हैं ट्रक भरे नोट है 2-2 हज़ार के, वो सारे नोट वो काम में नहीं ले। तो ये जो टाइमिंग चूज किया गया है उस पर हमें शक है। ये पहले भी कर सकते थे, सितंबर में भी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नवंबर में ये किया और उसके इमीडिएट बाद में चुनाव आयोग ने कह दिया यूपी में चुनाव है। तो जो तैयारियां इन्होंने की थी राजनीतिक पार्टियों ने, वो सारी धरी की धरी रह गई। किशोर जी, अब सवाल ये है कि जो व्यापारी संघ है या जो व्यापारी है उसको अब कितना प्रभावित नजर आ रहा है इस नोटबंदी से? देखिए साहब, छोटे व्यापारियों को इससे मैं समझता हूँ कोई नुकसान नहीं हुआ। सरकार ने नोट बदले हैं, इसमें हम बिल्कुल सहमत है, कोई हमें बीजेपी शिकायत नहीं है। आतंकवादियों के नोट पानी हो गए, कागज हो गए, उसमें भी हमें खुशी है, कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं है। जो आपके ब्यूरोक्रेट्स वाले हैं, उन्होंने कोई दिमाग लगा के बदला लिया हो तो बात अलग है, वरना उनके नोट भी पानी हो गए जी। और अब एक पार्टी को छोड़ के बाकी जितनी पार्टियां हैं, उन्होंने क्या किया, वो कहीं ना कहीं इन्होंने आपस के अंदर साठ गांठ करके अपने नोट बदल लिए होंगे, तभी 98% जो है नोट बदल गए। ठीक है, अब तो यही इनका ब्लैक मनी कहाँ गया? राखी जी, यही सवाल है, ब्लैक मनी कहाँ गया? और जो काले धन की बात कर रहे थे, गोपाल जी कह रहे हैं कि 70% तो वापस ही नहीं आया। जिस काले धन के लिए आप कर रहे थे ये सब, वो तो वापस ही नहीं आया, 30% वापस आया। चाहते तो यही थे ना कि जो धन जो फेक करेंसीज चल रही है वो रोटेशन में नहीं आए, वो नहीं आई, इसीलिए अच्छा हुआ। और मुझे लगता है किशोर जी, अगर व्यापारियों की बात करते, पॉलिटिकल बात करने के लिए सर हम लोग हैं, और मैं जवाब देती हूँ एक एक पॉइंट का। सबसे पहला पॉइंट, आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियां हैं, उसके अंदर हर एक जना साक्षी है हिंदुस्तान का कि इनमें कमियां आई हैं। जब 16 के अंदर ये डिक्लेयर हुआ, अगली साल 17 के अंदर 18% टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज हुआ। उसी साल जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो 8.3% थी। इसके अलावा 2 लाख
2.38 लाख जो है शेल कंपनीज जो है वो खत्म की गई, ये फर्जी कंपनियां थी जिनको कि हटाया गया। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं मेघा जिसकी वजह से ये समझ में आता है कि डीमोनेटाइजेशन जो था उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। और जहां तक देखिए देश की बात है, जनता ये बात जानती है और जिसका पैसा था वो लौटाने का पूरा समय मिला, उसके बाद में फिर से जो है अर्थव्यवस्था जो है वो नॉर्मल रूटीन में आई। कल ही आपने जो बड़े बड़े अखबार है उनमें देखा कि किस तरह से अर्थव्यवस्था जो है वो भारत की बहुत आगे चली जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के रूप में इसका सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। अच्छा, और आप बताइए जो मुद्दे इन्होंने बताए हैं वो सब पहले डिस्कस हो चुके हैं, उन सब की बातें पहले कर चुके हैं। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे स्टैंपिंग करी है, मोहर लगाई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार की नीति और नीयत में कोई भी अच्छा राखी जी, ये अगर ये देखा जाए, आरसी चौधरी जी कह रहे थे कि आपने क्यों प्रचार प्रसार नहीं किया, और जाहिर सी बात है जब आपको लगा कि ये एक अच्छा मुद्दा रहा है, सफल रहा है, तो आप प्रचार प्रसार करते। चुनावों में कहीं नजर नहीं आया नोटबंदी। देखिए मेघा, हम लोगों ने कई बार इस काम को किया है। ये जो डीमोनेटाइजेशन है एक प्रोसेस का पार्ट था जिसके अंदर हम लोग चाहते थे कि डिजिटल करेंसी के अंदर चीजें आए। जैसे गोपाल जी ने भी अभी कहा, मैं आपको बताना चाहूंगी 2016 के अंदर जो डिजिटल पेमेंट 11% हुआ करते थे, आज 21-22 के अंदर 80.4% के आसपास डिजिटल पेमेंट हुआ। हमने तो ये भी नहीं कहा कि इनकम डिस्क्लोजर स्कीम हम लोग लेकर आए थे जिससे कि जो बेनामी संपत्ति है वो वापस डिस्क्लोज हो। हमने पूरा मौका दिया लोगों को जिससे कि वो अपनी जो काला धन है उसको सही कर सकें। और यही इसी का कारण है कि इनकम टैक्स पेमेंट जो टैक्स पेयर्स है उनका रिकॉर्ड जो है वो लगातार बढ़ा है। तो मेरा निश्चित तौर पे सरकार की मंशा पर और जनता ने पहले स्टैंप लगाया था 2019 के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने लीगली इस पे जो स्टैंपिंग की है मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूं। और मैं तो ये कहना चाहूंगी राहुल गांधी जी जो लगातार इस बात को कहते थे कि ये गलत हुआ है, वो देश से माफी मांगे। जब आज का दिन आ चुका है और जब ये स्टैंपिंग लग चुकी है कि ये बिल्कुल लीगल तरीके से काम किया था, 2019 में जनता ने स्टैंप दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लीगल स्टैंपिंग करी है, तो राहुल गांधी को देश से जनता से माफी मांगनी चाहिए। और आप बताइए रफाल के केस में भी तो ऐसे ही किया था, इन्होंने कितना चिल्लाए थे कि रफाल गलत है, भ्रष्टाचार तो 10 सालों में यूपीए गवर्नमेंट में हुआ था जहां पे एक भी प्रयास नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी गोपाल जी को कि उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास था काला धन लाने का, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट में बताइए भ्रष्टाचार सबसे ऊपर, आरसी चौधरी जी जवाब दे दीजिए। सबसे ज्यादा अगर करप्टेड कोई हो तो इनके मंत्री थे। 10 सालों के अंदर हमारे मंत्री पे एक भी भ्रष्टाचार का आप कोई भी इल्जाम बताइए। इसीलिए देश की जनता जानती है कि हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। एक बार आरसी चौधरी जी को सुन लीजिए। देखिए मेघना, मैं कहना चाहूंगा कि नेहरूका साहब जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा 4 लाख करोड़ के लगभग काला धन आना था। देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में कहते थे कि 15 लाख रुपए लोगों के पास पहुंचने थे। अगर 15 लाख पहुंचे हैं तो देश की जनता जान रही है। और नेहरूका साहब ने जिस बात को कहा उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। जब नोटबंदी की गई थी तब उन्होंने कहा कि एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है देश के अंदर, 15,50,000 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पैरेलल में चल रही है। आज नेहरूका साहब अर्थशास्त्री हैं, वो देश को बताएं कि आज वो केस कितना इस इकोनॉमी के अंदर फ्लो के अंदर है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि ये होना चाहिए, तो आज वही आंकड़े ये बताते हैं कि देश के अंदर 9,12 लाख करोड़ रुपए हैं। वो इस देश की मुद्रा जो है वो चली कहां गई, वो काला धन कहां चला गया, ये आंकड़े बताते हैं कि 28% स्विस बैंक में डिपोजिशन बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सर जब इसको खारिज कर दिया है याचिका को, क्या अभी भी सवाल उठाने बाकी है? मेघा, देश को यही समझाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और आप एक प्रखर एंकर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट इंडिया के दर्शक इस बात को जान जाएंगे। जो नेहरूका साहब ने कहा, उन्होंने प्रक्रिया को लेकर मुहर लगाई है, सिर्फ उद्देश्यों को लेकर जो मुद्दे थे वो कांग्रेस पार्टी ने तब भी उठाए और देश की प्रधानमंत्री ने देश की जनता से 50 दिन का समय मांगा था और कहा कि किसी भी चौराहे पे मुझे सजा देना। 50 दिन नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी आज भी वो जनता आपके फैसलों का इंतजार कर रही है कि उसी सास के साथ में, उसी 56 इंच के सीने के साथ में देश की जनता को संबोधित करेंगे और कहेंगे कि जो पाक पवित्र लक्ष्य आपने रखे थे उनको कितना आपने प्राप्त किया। कह रहे हैं कि आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। आज कश्मीर की घटनाएं दिल दहलाने वाली लगातार आती हैं, लेकिन इन्हें आतंकवाद की घटनाओं में कमी दिखती है। कमी की है आपने मीडिया पे सेंसरशिप करके देश की जनता को, मुद्दों को देश के सामने आने के लिए। इसलिए कश्मीर के अंदर जो तमाम चीजें हैं वो तमाम देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने 50 दिन का समय मांगा था, वो देश की जनता आज भी पूछ रही है, ये तुम्हारे बहकाव में, तुम्हारे भटकाव में, तुम्हारे छल में आने वाले नहीं है।
देश की अगर प्रक्रिया पे, अगर न्यायालय प्रक्रिया पे मोहर लगाती है और आप दूसरे निर्णय पे मोहर देते हैं, तो ये देश की जनता के साथ में फिर दूसरा छलावा। आरसी चौधरी जी, आप ये नहीं मानते हैं, आरसी चौधरी जी, आप ये नहीं मानते हैं कि पत्थरबाजी की घटनाएं जो थी उसमें कमी आई है? मैं पूछना चाहूंगा मेघा, मैं पूछना चाहूंगा, देश के गृह मंत्री कर्नाटका में थोड़े दिन पहले कह रहे थे, उन्होंने कहा 370 हमने हटाई, बीजेपी के प्रवक्ता ने 370 का जिक्र किया, नोटबंदी का जिक्र नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं सुनने का साथ रखिए, सुनने का साथ रखिए, सुनने का साथ रखिए। आप लोगों को घुमाएंगे, आप लोगों को ठीक है राखी जी, एक बार सुन लीजिए। चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, जब जनता जवाब नहीं मांगेगी तब आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, ये बता दीजिए हाँ या ना में, क्या आपको नहीं लगता कि पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी उसमें कमी आई है या आतंकवाद में कहीं कमी आई है? मैं कहना चाहूंगा कि अगर आतंकवाद में कमी आई तो हमारे 40 सैनिकों की शहादत का जिम्मेदार कौन? सर, अगर आतंकवाद में कमी आई है तो पठानकोट पे एयरबेस पे हमले का जिम्मेदार कौन? अगर आतंकी घटनाओं में कमी आई है तो 4 कश्मीरी पंडितों की शहादत का जिम्मेदार कौन? मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश के कोने कोने से जो घटनाएं होती हैं उसका जिम्मेदार कौन? क्या आप जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोफेशनलिटी को जानते हैं? आप इतना बड़ा देश की 140 करोड़ आबादी को लाइनों में लगा दिया, 120 लोगों की शहादत हो गई, चिड़िया को मारने के लिए तोप चलाई थी। पूछना चाहता हूं मैं इनसे, बीजेपी के लोग क्यों नहीं आते? देश के प्रधानमंत्री 50 दिनों का जवाब क्यों नहीं देते? किशोर जी, किशोर एक सेकंड आरसी चौधरी जी, किशोर जी को भी बोलने देते, फिर राखी जी जवाब दे दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ साहब, ये एक दूसरे के ऊपर जब भी मैं डिबेट में आता हूँ ना, वो इन पे आरोप लगाते हैं, वो इन पे लगाते हैं, लेना देना कुछ भी नहीं। आप तो मेरे को ये बताइए कि नवंबर के महीने के अंदर, जबकि ये व्यापारियों का मान के चलिए शादी का सीजन होता है, दिवाली का सीजन होता है और सर्दी का आने वाला सीजन होता है, उसके अंदर जो व्यापारियों को लाखों करोड़ों रुपए का सेल का नुकसान हो गया इस नोटबंदी की वजह से, सर, उसका जिम्मेवार कौन है? इस प्रक्रिया पर तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस पे कोई अब संशय नहीं करना चाहिए। उस पे दोनों पार्टी बात नहीं करेगी भाई हम इनकी भरपाई ऐसे करें। ठीक है, आप भाई हमारे को अगर आज घाव लगा है तो कांग्रेस वाले चाहिए मलहम लगा देते। अभी राजस्थान में तो कांग्रेस का राज है, क्यों नहीं करते ये लोग? इन्होंने तो बिजली के बिल भी बंद दुकानों के कोरोना का अंदर दे दिए। राखी जी, मुझे लगता है मेघा, सुरेश जी को सबसे पहले अपने प्रोटेक्शन की बात करनी चाहिए। 13 मई का वो दिन आज भी याद है जब व्यापारियों के बीच में बड़े बाजार के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था। जब इस तरह के एक्शन नेशन हित में लिए जाते हैं सरकार द्वारा, तो अल्टीमेटली मंशा क्या होती है? प्रोटेक्शन होती है, और उसमें बहुत हद तक सक्सेस पाई है सरकार ने। आप बताइए मुझे कि जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुआ करती थी उसमें कमी आई है, जो पत्थरबाजियां होती थी वो 85% तक कम हुई है। हर चीज का डेटा है मेगा, ऐसे हवा में बात करके नहीं चलता है काम। आप कोई बेस बताइए। आप ये बताइए, जो करेंसी इन सर्कुलेशन की बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं आपको, CIC करेंसी इन सर्कुलेशन इन पेमेंट सिस्टम 88% था फाइनेंशियल ईयर 16 के अंदर, जो 22 के अंदर 22 के अंदर 20% आकर के चला गया और 27 में आके 11% हो जाएगा। तो ये सब आंकड़े, ये तो बेसिस हैं। और डीमोनेटाइजेशन एक तरीका था जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच सके। आप ये बताइए, राजीव गांधी जी थे ना जो कहते थे कि 1 रुपया जाता है तो 15 पैसा पहुंचता है, 5 पैसा पहुंचता है। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लोगों के पास में पैसा पहुंचता है। और डिजिटल पेमेंट का जिस तरह से सुधार हुआ है, 80% तक पेमेंट जो है वो डिजिटल के माध्यम से, UPI के माध्यम से किया जाता है। मुझे लगता है ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो स्वागत योग्य है। और आज के दिन कांग्रेस को निश्चित तौर पे जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने अब तक उनको गुमराह किया। महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये लोकसभा चुनाव में देख लिया? बात होनी चाहिए। राखी जी, महंगाई, बेरोजगारी करते उसके बाद में कभी देश की जनता आपके पास कोई आंकड़ा तो है नहीं चौधरी जी। आपको यही भाषण आप लोग जाके इलेक्शन में देते हो, आज आके यहाँ बोल रहे हो। आपके पास कोई आंकड़ा हो तो बताओ, मुझे आंकड़ा बताओ। नहीं, ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे, आप आंकड़ा बताओ। देश के प्रधानमंत्री ने मांगा था या नहीं मांगा था? या गजेंद्र शेखावत जी आप भी झूठ बोलेंगे कि नहीं मांगा था? देखिए गलत बात है। आप बोलेंगे कि गजेंद्र शेखावत जी कि नहीं बोला था देश के प्रधानमंत्री ने? राखी जी, आरसी चौधरी जी, देखिए कहीं ना कहीं कोई किसी चीज की कमी होती है, लेकिन ये बात तो साफ है कि नीति नियत सही थी। और अब गोपाल जी का भी रुख कर लेते हैं। गोपाल जी, क्योंकि अर्थव्यवस्था उस टाइम में 2016 जब नोटबंदी आई थी तो उस वक्त थोड़ी चरमराई थी, लेकिन आने वाले समय में देखें किस तरह से है ये? देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से 2016 और 17 में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की दर लगभग 1.5% कम हो गई थी।
2017 में, एक साल के बाद जब है ना जीडीपी का मूल्यांकन किया गया तो लगभग 1.5% का कम होने का अनुमान था। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि जब परिवर्तन होता है तो कुछ झटका लगता है अर्थव्यवस्था को। और एक मैं बात यहाँ कहना चाहता हूँ, उसके बाद अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से सुधार हुए और वो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, हम आज भले ही काफ़ी आगे हैं लेकिन अर्थव्यवस्था अभी इतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की दर अन्य राष्ट्रों की तुलना में बहुत अच्छी है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व की, ये भी कोई, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, हम चाहते हैं, सब कामना करेंगे सभी मिलकर के कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से सरपट गति से अर्थव्यवस्था दौड़नी चाहिए वही नहीं दौड़ पाती, क्योंकि अभी तक हमारा जो एक जादुई लक्ष्य था 10% विकास दर का, वो किसी भी सरकार के समय पर प्राप्त नहीं हुआ था। मनमोहन सिंह जी के समय पर एक क्वार्टर में 9.6% ग्रोथ रेट आई थी और एक बार मोदी जी के काल में भी 9.2% एक क्वार्टर की ग्रोथ रेट आई थी। लेकिन अभी हम है ना 10% की जो जादुई ग्रोथ रेट है उससे काफ़ी दूर है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर नोटबंदी जब की गई थी घोषणा, उसके 4 घंटे बाद नोट चलन के बाहर हो गए। ये शायद दुनिया में एक पहली अर्थव्यवस्था थी जहां इस प्रकार की कुछ समय में ही नोट चलन से बाहर कर दिए गए। अन्यथा ये होता है कि लोगों को नोटों को चलन से बाहर करने के लिए कुछ समय दिया जाता। अभी तक जितने भी हमारे यहाँ भी पहले नोटबंदी हुई है, दुनिया के अन्य देशों में भी नोटबंदी हुई है, डिमोनेटाइजेशन हुआ है, विमुद्रीकरण कहते हैं जिसे तकनीकी दृष्टि से हम, वो विमुद्रीकरण ये जरूर है, उसके कारण है ना लोगों को थोड़ी परेशानी हुई और लाइन में लगना पड़ा, कुछ परिवर्तन संबंधी दिक्कत आई और सरकार को भी अनेक बार अपने आदेशों में परिवर्तन और संशोधन करना पड़ा। लेकिन अब ये घटना घट चुकी है और अब है ना नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर वर्तमान में कोई प्रभाव नहीं है। निश्चित रूप से 1-1.5 साल पर उसका प्रभाव पड़ा, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि सारे आंकड़े इस बात को का सबूत देते हैं। तो हमें अब ये देखना चाहिए ठीक है, अब क्योंकि अर्थव्यवस्था पर एक बार को जरूर प्रभाव पड़ा था, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो ये बात क्लियर जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है कि अब इसको अगर डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि नीति नियत साफ थी और अब जिस तरह से ये पूरा फैसला लिया गया था उसका प्रभाव देखा जा रहा था। हालांकि ये कहा गया कि ये जो परिणाम है उसको लेकर नहीं कहा गया है, जो प्रक्रिया है उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि इस पर सियासत अभी भी जारी है और लगातार सियासत चल रही है, लेकिन क्या वाकई में अब आगे सियासत की जरूरत है, ये बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का, आप सभी गेस्ट का, मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।